तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग जो है फिजिक्स में आगे कंटिन्यू करेंगे। जो पहला लेक्चर आपको मिला था जिसमें जो हम लोग चार्ज के बारे में अच्छे से देख लिए थे कि चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे कर सकते हैं, फिर उसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है। ये सारी बात हम लोग जो है बढ़िया से डिटेल में बात किए थे। आज उसी में जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बोले थे कि यहाँ हम लोग को स्पेसिफिक चार्ज के बारे में डिस्कस करना है। जिससे पहले जो है हम लोग को कुछ और जो है जानना पड़ेगा, जिससे हम लोग उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो आज है आपका फिजिक्स का लेक्चर 2। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख ले, इसलिए कि फिजिक्स में जो है एक सीरीज बना हुआ रहता है। जब तक आप पहला लेक्चर नहीं देखोगे तो आपको जो है हो सकता है आगे की बात अच्छे से समझ में नहीं आए। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग जो है एक एक करके वीडियो देखें, तब जो है आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी। और जो भी बता रहे हैं तो ध्यान रखना है कि ये जो है आपको 100% बात आपको समझ में आने वाली है ना। एक एक बात जो है वो आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि 100% जो है आपको बात समझ में आएगी। इसलिए कि बहुत बेसिक से चल रहे हैं, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। चार्ज के बारे में देखे होंगे कि बहुत बेसिक से शुरू किए थे, और उसी चीज को जो है धीरे धीरे जो है हम लोग बढ़िया से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चले जाएंगे। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका जो है फिजिक्स बहुत बढ़िया हो जाए, तो उसके लिए जो है आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है और एक एक वीडियो देखना है ना। और बता ही दिए थे कि आप अगर चेक करना चाहते हैं या आपको इस तरीके का मन में आते रहता है कि हम लोग जो है किस तरीके से भरोसा करें, तो इसका एक ही तरीका है कि आप पूरा एक चैप्टर पढ़िए, उसके बाद पिछले साल या उससे पहले जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप लगा करके देखिए। तब जो है आपको लग जाएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं या जो चीज बताया जा रहा है, जो कंटेंट मिल रहा है, तो वो एकदम बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। उससे पहले जो है कुछ चीज और जान लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर जो है चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, फिर तीनों का मास कितना होता है, फिर हम लोग स्पेसिफिक चार्ज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। तो आप एरो दे दे करके लिखते चलोगे, जहां तक नोट्स बना चुके हो उसके बाद जो है हम लोग एरो दे करके लिखना शुरू करेंगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ध्यान रखो। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, या एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जो है चार्ज कितना लिखते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग माइनस ई से भी लिख देते हैं, और ये होता है -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। तो ये किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसी तरीके से प्रोटॉन के चार्ज की अगर बात करें, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन के चार्ज की हम लोग बात करें, प्रोटॉन के चार्ज की अगर हम लोग बात करें, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, बट साइन बदल जाएगा। इसको हम लोग ई से भी लिख देते हैं, और ये होता है 1.6 और इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन का भी होता है, लेकिन ये नोमेरिकली होता है, मतलब नंबर में अगर देखोगे तो उतना मिलेगा, बट अगर साइन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन में निगेटिव होता है और प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगला अगर हम लोग बात करें तो चार्ज ऑफ 1 न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन की हम लोग बात करें, न्यूट्रॉन के चार्ज की अगर हम लोग बात करें, तो ध्यान रखिए न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रॉन के लिए हम लोग चार्ज जो है वो कितना लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज लेना है वो -1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के लिए जो चार्ज लेना है वो 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, और जो न्यूट्रॉन के लिए जो चार्ज होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलो मास के लिए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ
वन इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की अगर मास की हम लोग बात करें, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं Me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लिख देते हैं Me, और ये होता है 9.1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस में 31 kg, 9.1 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन की अगर हम लोग बात करें, मास ऑफ वन प्रोटॉन की, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग mp से लिखते हैं, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग किससे लिखते हैं, mp से लिखते हैं। mp का मतलब यहाँ मध्य प्रदेश नहीं है, mp का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन है, और ये कितना के बराबर होता है, तो 1.67 इंटू में 10 टू द पावर 27 माइनस 27 kg, 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इसी तरीके से अगर हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन की हम लोग बात करें, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करें, तो मास ऑफ वन न्यूट्रॉन जो होता है इसको हम लोग mn से लिखते हैं, और ये जो है 1.67 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको जो है ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे तो ये अलग है, बट मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये दोनों सेम ही होता है। जितना जो है मास प्रोटॉन का होता है उतना ही मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कुछ डेटा जो होता है वो फैक्चुअल होता है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि ये कैसे होता है, इतना कैसे आ गया, ये सब दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए ये जो है पहले से एक्सपेरिमेंटल है, जो फैक्चुअल डेटा है, और फैक्चुअल डेटा को आपको याद इसी तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। जहां समझने की बात आएगी, जहां क्वेश्चन करने की बात आएगी, तो वहां क्वेश्चन करेंगे, और हो सकता है कि आपको करने की जरूरत भी ना पड़े, पहले ही जो है हम वो डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज जो है क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे स्टार दे करके, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज को हम लोग एस से लिख देते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। तो क्या करें, इसका डेफिनेशन जो है लिखवाएं या लिख दें, क्या कि देखो ऑफलाइन क्लास में तो हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन क्लास में तो ऐसे ही लिखवा देते हैं, लेकिन यहाँ लिख भी देते हैं। और अगर ऐसे ही लिख लोगे तो देखो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, बोला इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the charge per unit mass, it is defined as the charge, it is defined as the charge on the body, it is defined as the charge on the body per unit mass, it is defined as the चार्ज ऑन द बॉडी पर यूनिट मास। अब देखो इसको लेकर के थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन रहता है, या डिफिनीशन जो है समझने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए यहाँ हम लोग क्लियर करेंगे कि देखो बोला है कि जो स्पेसिफिक चार्ज है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो बोला है कि उस बॉडी पर कितना चार्ज है, ठीक है, उस बॉडी पर कितना चार्ज है, और पर यूनिट मास का जो है मतलब समझोगे क्या होगा। जैसे मान के चलो कि एक रॉड है और उस रॉड की लंबाई 10 सेंटीमीटर, उस रॉड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर उस रॉड में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चार्ज जो है वो पूरे में फैला होगा, इस तरीके से पूरे में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर हर जगह मास सेम है तो, ठीक है।
अब अगर हम बोले कि देखो 10 सेंटीमीटर का है, तुम 1 सेंटीमीटर में बताओ कितना चार्ज होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज होगा। तो 1 सेंटीमीटर में जो चार्ज निकालोगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या होता है भाई, तो ये स्पेसिफिक चार्ज होता है। ठीक है, अब यहां देखो लेंथ नहीं काउंट करना है, अभी जो हम बताए तो वो लेंथ के लिए बताए, ये एक एग्जांपल दिए, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि अगर कोई मास है जो मान के चलो कि 5 केजी का है, ठीक है, तो बोला है कि पर यूनिट मास में, कि अब 1 केजी में अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 केजी मास अगर हम कट करें तो उसमें कितना चार्ज होगा, अभी जो चार्ज होगा वो पता है कि इसी तरीके से पूरे में क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर देखोगे तो ये पूरे बॉडी पर बिखरा हुआ है, पूरे बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन अगर हम कहें कि 1 केजी अगर इसका जो मास काटा जाए, 5 केजी में से 1 केजी को काट के अगर अलग किया जाए तो उसमें कितना चार्ज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये क्या है, स्पेसिफिक चार्ज है। बात समझ रहे हो? तो डिफिनीशन ध्यान रखोगे, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि उस बॉडी पर चार्ज कितना है और उसको मास से डिवाइड करेंगे। जब भी लिखा रहे पर यूनिट मास, तो इसका मतलब है कि हमको चार्ज को डिवाइड करना है, और किससे डिवाइड करना है भाई, तो मास से डिवाइड करना है। तो करते हैं डिवाइड, देखो मास से डिवाइड करते हैं, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज की हम लोग बात करें, और बढ़िया से लिख देते हैं। चलो मान लो कि एक चार्ज है Q, Q इक्वल टू चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन द बॉडी, कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो कितना के बराबर है, Q के बराबर है, और जिस बॉडी पर ये चार्ज है उसका मास m के बराबर है। इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मास ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी का मास जो है वो मास ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी का मास कितना है, कैपिटल M के बराबर है। तब अगर हमसे स्पेसिफिक चार्ज की बात किया जाए, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग S से लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा चार्ज ऑन द बॉडी यानी कि Q, और बट्टे में मास ऑफ द बॉडी यानी कि M। यही जो है फॉर्मूला होता है किसका, स्पेसिफिक चार्ज का। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ पा रहे हो क्या होगा स्पेसिफिक चार्ज? अब देखो एक तो है कि जनरल है कि स्पेसिफिक चार्ज, कभी कभी क्या होता है ना कि स्पेसिफिक चार्ज जो है वो 2 या 3 चीज का आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बोल दिया कि स्पेसिफिक चार्ज बताइए इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो है स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा। बोलेगा कि स्पेसिफिक चार्ज आप बताइए प्रोटॉन का कितना होगा, स्पेसिफिक चार्ज बताइए न्यूट्रॉन का कितना होगा। तो इस सबको भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहले हम लोग जो है स्पेसिफिक चार्ज समझ गए, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वांटिटी कैसी है। तो इसके आगे जो हम लोग लिखेंगे, एरो दे करके लिखना है। जब भी एरो दे करके लिखने के लिए बोले तो समझ जाओगे कि इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी एरो दे करके बोले लिखने के लिए तो समझ जाओगे कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी। अब ये सब बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर बोल देते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर बोल देते हैं। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, कहीं कहीं ऐसा रहता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं होता है। तो उसका एक ही रीजन है कि वो जनरल अलजेब्रा को फॉलो करता है, यानी कि जोड़ घटाव का सेम तरीका होता है। तो अपने को सिर्फ इतना अभी ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड सिर्फ है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन भी रहता तो इसको हम लोग वेक्टर बोल देते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होगा भाई, तो एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखो एसआई यूनिट निकालने के लिए अगर हम लोग पिछला स्लाइड देखें तो इसमें देखोगे तो फॉर्मूला क्या बना था, चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज का हम लोग जानते हैं कूलम्ब होता है, और मास का केजी होता है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कूलम्ब पर केजी। क्या पढ़ोगे इसको,
कूलम्ब पर केजी। ये सब लिख देते हैं इसलिए कि कभी कभी जो है कुछ बच्चे को पढ़ने में भी दिक्कत होते रहता है। तो कूलम्ब पर केजी। आगे बढ़े। अब मान के चलो कि आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन का जो है कितना होगा स्पेसिफिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक इलेक्ट्रॉन का जो है कितना होगा स्पेसिफिक चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपको स्पेसिफिक चार्ज बताना है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान रखो, इसको भी एरो दे करके ही लिखना है। स्पेसिफिक चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की हम लोग बात करें, एक इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो देखो स्पेसिफिक चार्ज का क्या फॉर्मूला था, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या था, चार्ज बट्टा में मास। अब इलेक्ट्रॉन के अगर हम लोग चार्ज की बात करें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे तो 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 होगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा मास से। किसके मास से, तो मास ऑफ प्रोटॉन से। एक काम करो इसको और बढ़िया से लिख देते हैं। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और बट्टा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए कि चार्ज और बट्टे में जो मास होता है इसी को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 बट्टा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9.1 इंटू में 10 टू द पावर -31 केजी, इतना बनता है। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, अब बताओ कैलकुलेशन जो है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो कैलकुलेशन जो है अगर इसको हम लोग पूरा को बढ़िया से सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1.75, ये जो आता है ये 1.7588 इंटू में 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, इसलिए कि देखो इसका कैलकुलेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, इसका कैलकुलेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन देगा तो ये वाला ऑप्शन दे देगा। हाँ, ऑप्शन में एक चीज और आपको ध्यान रखना, ऑप्शन में क्या ध्यान रखना है, तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों 8 को हटा करके इसको 6 बना दे, यानी कि 1.76 कर दे। तो ये सब ऑप्शन के हिसाब से देख लोगे कि ऑप्शन किस हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन वैसे हम लोग को ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग से बात करेगा तो ये बनेगा 1.7588 इंटू में 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी। इधर कैलकुलेशन जो है आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, कैलकुलेशन अगर करना चाहो तो करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, SP लिख देते हैं। ये क्या होगा, तो मास ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के चार्ज को भी हम लोग E से लिखे थे, और बट्टा में मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कितना चार्ज, तो 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रॉन वाले में भी हम लोग इतना ही लिए थे, इसलिए कि देखो अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेना है, मतलब निगेटिव साइन नहीं लगाना है। ठीक है, माइनस साइन के साथ जो है नहीं उठाओगे, यानी कि निगेटिव साइन हटा देना। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 और इंटू में 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 10 टू द पावर -27 केजी। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 9.58, कितना आता है ये 9.58 और इंटू में 10 टू द पावर 7 कूलम्ब पर केजी। या इसी को देखो बता चुके हैं कि इसको चेंज भी कर सकता है, ये 8 को हटा करके यहाँ 6 लिख देगा, तो 9.6 इंटू में 10 टू द पावर 7 कूलम्ब पर केजी। तो अपने को ऑब्जेक्टिव के लिए इससे मतलब है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन की अगर हमसे बात करेगा तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो बनेगा
SP इक्वल टू ये आ जाएगा 9.58 इंटू में 10 टू द पावर 7, या इसी को हम लोग लिखेंगे 9.6 इंटू में 10 टू द पावर 7 कूलम्ब पर केजी। मेन इससे अपने को मतलब है, ठीक है। और एक लास्ट बचता है, एक लास्ट है आपका स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन का जब स्पेसिफिक चार्ज निकालोगे Sn, तब मास ऑफ चार्ज ऑन न्यूट्रॉन लिखना पड़ेगा। तो बताओ न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0, ये लिखवा दिए। और बट्टा में आ जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो 0 और बट्टा में समथिंग ये कितना बन जाएगा? 0। तो ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक चार्ज जो होता है किसका भाई? तो न्यूट्रॉन का, ये भी कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। यहां तक कोई दिक्कत? पूरी बात जो है अच्छे से ध्यान रखोगे। क्या क्या चीज ध्यान रखना है? तो पहले तो जो बताएं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होता है, फिर उसके बाद हम लोग बात किए कि फिर जो है उसका मास कितना होता है, फिर हम लोग आगे स्पेसिफिक चार्ज पर यूनिट ध्यान रखना, और उसके बाद मेन जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देने का चांस रहता है वो इलेक्ट्रॉन का पूछ सकता है और प्रोटॉन का पूछ सकता है, बट अपने को जो है रिवीजन में ध्यान पूरा रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये कहानी थी स्पेसिफिक चार्ज की। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो रहेगा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसलिए कि कई बार क्वेश्चन भी पूछ चुका, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि चार्ज की 2 प्रॉपर्टी बताइए या चार्ज की 3 प्रॉपर्टी बताइए, इस तरीके से पूछता रहता है। ठीक है, उसके बाद उसी में देखोगे प्रॉपर्टीज के अंदर में ही जो है कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको डायरेक्ट पूछा, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कई बार पूछ चुका है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कई बार पूछ चुका है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज को जो है पूछ चुका है। तो एक एक करके हम लोग एकदम बढ़िया से देखते हैं, एकदम ध्यान से देखोगे इस चीज को। देखो पहले तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग लगाएंगे भाई? तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें अगर हम लोग पहले प्रॉपर्टी की बात करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी की, पहले प्रॉपर्टी की जो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग देख भी लिए थे कि अगर 2 प्लस चार्ज है तो बताओ दोनों के बीच रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा? रिपल्सन होगा। अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो बताओ इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन होगा। अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम चार्ज है तो तब जो है रिपल्सन होगा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं कि लाइक चार्ज या लाइक चार्जेज repel each other and unlike charges attract each other, ये पहली प्रॉपर्टी और बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है ना, लगभग सब बच्चे को जो है ये चीज पता रहती है कि जो लाइक चार्ज होता है, लाइक चार्ज का क्या मतलब है कि प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि या तो दोनों प्लस में या दोनों माइनस में रहेगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है? लाइक चार्ज है। और जो अनलाइक चार्ज है तो इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है? एक प्लस में रहेगा, या एक प्लस में रहेगा और दूसरा किस में रहने वाला है? माइनस में रहने वाला है। इसी लाइक चार्ज को ही जो है एक और नाम से बोल देता है सेम चार्ज। इसी लाइक चार्ज को जो है बोल देगा सेम चार्ज, और यहाँ जो अनलाइक चार्ज है इसको बोल देगा अपोजिट चार्ज। इसी को बोल सकता है अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज का मतलब एक प्लस में तो दूसरा किस में होगा? माइनस में होगा। अब अगर हम लोग बात करें तो देखो, अगर लाइक चार्ज है, जैसे एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो बताओ यहाँ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? जाहिर सी बात है भाई, रिपल्सन होगा। अगर एक माइनस में है और दूसरा भी माइनस में है तो यहाँ अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? यहाँ भी
रिपल्सन होगा। तो जब ये दोनों में रिपल्स, अच्छा दोनों देखोगे या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइक चार्ज। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये लाइक चार्ज है, या इसी को हम लोग सेम चार्ज बोल देते हैं। दूसरा है कि अगर एक प्लस में है दूसरा माइनस में, या मान के चलो पहला जो है माइनस में है लेकिन दूसरा प्लस में है, तो इस केस में अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। इस केस में भी अट्रैक्शन होगा, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों में अट्रैक्शन होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये अनलाइक चार्ज। ये कैसा चार्ज है, अनलाइक चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा चार्ज है, अनलाइक चार्ज है। और अनलाइक चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं कि ये अपोजिट चार्ज। कैसा चार्ज है ये, अपोजिट चार्ज। अब एकदम क्लियर है। इसी तरीके से नोट्स भी बना लो कि प्लस प्लस माइनस माइनस है तो रिपल्सन होगा, और प्लस माइनस या माइनस प्लस है तो अट्रैक्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड, दूसरे प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, बोलता है कि द चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, एसोसिएटेड विथ मास, द चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अब देखो इसका क्या मतलब है, तो बोला कि जो चार्ज है, अब देखो मोशन किसका होता है, प्रोटॉन का होता है कि इलेक्ट्रॉन का होता है। जो मूवमेंट जो होता है, तो मूवमेंट किसका होगा, प्रोटॉन का होगा कि इलेक्ट्रॉन का होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। पता है कि प्रोटॉन तो हमेशा न्यूक्लियस में पड़ा रहता है। पूरा का पूरा जो खेल है, पूरी की पूरी जो कहानी है, वो सब किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन ही मोशन में आता है। तो बोला है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या जब भी कोई चार्ज मूव करेगा, तो वो अपने साथ जो है मास ले करके जाएगा। सही बात है। अब जैसा हम ही अगर मान के चलो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, तो अपना मास साथ लेकर के ही जाएंगे कि छोड़ देंगे, तो होगा नहीं। तो उसी तरीके से अगर कोई भी चार्ज है, तो वो हमेशा जो एसोसिएट करेगा, हमेशा एक जगह से जब दूसरी जगह वो जाएगा, तो अपना मास साथ लेकर के जाएगा। जैसे अगर मान के चलो एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ए से निकल करके इलेक्ट्रॉन बी में जा रहा है, तो बताओ ए से बी में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू में 10⁻³ kg, तो ये अपना मास तो साथ लेकर के ही जाएगा ना। यही चीज लिखा हुआ है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, कि जब भी चार्ज का मोशन होगा या जब भी चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, या चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वो अपना मास साथ लेकर के जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, यही चीज तो हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके ना। यही वजह थी कि जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो हम लोग बोल देते थे कि इसका मास जो है वो स्लाइटली डिक्रीज कर गया है, कुछ मास कम हो गया। क्यों कम हुआ, तो इसलिए कि आप इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना मास लेकर के बाहर निकल गया। ठीक इसी तरीके से जब हम बोलते थे कि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हम लोग बोलते थे कि इसका मास जो है वो स्लाइटली इंक्रीज कर गया है, इसलिए कि जो इलेक्ट्रॉन आया है वो अपना मास लेकर के आया होगा। क्लियर है एकदम। चलो अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, इसको ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, तो अगला है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज, the value of charge remains same, the value of charge remains same whether it is at rest or in motion, whether it is at rest or in motion। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको भी जो है समझते हैं हम लोग।
बोला है कि जो वैल्यू ऑफ चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा, जो वैल्यू ऑफ चार्ज है वो हमेशा सेम रहने वाला है, वेदर चाहे इट इज एट रेस्ट, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। जैसे मान के चलो कि कोई बॉडी है उस पर 4 कूलम का चार्ज है, कोई एक बॉडी है ए और उस पर कितने कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का चार्ज है। अब वो अगर मान के चलो रेस्ट में कहीं पड़ा हुआ है ना, कहीं रुका हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है, ऐसे ही अगर वो रेस्ट में है तब भी उस पर चार्ज जो है वो 4 कूलम का ही रहने वाला है। और अगर वो मोशन में आ गया, मूव करना शुरू कर दिया, फिर भी उस पर चार्ज जो है कितना रहेगा, 4 कूलम ही रहेगा। और वही बात ये लिखा हुआ है कि बोला कि द वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेन्स सेम, ये चार्ज का वैल्यू है ये हमेशा सेम रहता है, चाहे वो रेस्ट में रहे या फिर मोशन में रहे। बात समझ रहे हो, चाहे वो रेस्ट में रहे या फिर मोशन में रहे, दोनों ही केस में चार्ज का वैल्यू जो है वो सेम रहता है। ठीक है, अब मोशन में आगे पढ़ोगे कि मोशन जो है वो कैसा मोशन होनी चाहिए भाई, तो यूनिफॉर्म मोशन होनी चाहिए, इसलिए कि जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब जो है वो क्या करेगा, चार्ज अपनी एनर्जी को लूज करता है। और किस फॉर्म में लूज करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करना शुरू कर देगा। बात समझ पा रहे हो, तो चाहे वो रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, चार्ज हमेशा जो है क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं, ये तो तीसरा था, नेक्स्ट चौथे की हम लोग बात करते हैं। लिखो, द एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन या द एक्सेलरेटेड चार्ज, द एक्सेलरेटेड चार्ज लूजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट था, द एक्सेलरेटेड चार्ज loses energy in the form of electromagnetic wave, यही जो पीछे बात बोले कि देखो जो रेस्ट में रहेगा तो उसका चार्ज सेम रहने वाला, या मोशन में रहेगा तो सेम रहेगा, बट दोनों ही केस में ध्यान रखना है कि रेस्ट रहे या मोशन में रहे, अगर वो मोशन में आ रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन होनी चाहिए, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होनी चाहिए। एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है कि लगातार उसकी स्पीड बढ़नी घटनी नहीं चाहिए, अगर लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, या लगातार उसकी स्पीड घट रही है तो इसको भी हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन ही बोलते हैं। ये अलग बात है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो इसको हम लोग रिटार्डेशन बोल देते हैं। तो उतना में आप अपने को नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि अगर कोई चार्ज है और वो एक्सेलरेट कर रहा है लगातार, या तो उसकी स्पीड बढ़ रही है या उसकी स्पीड लगातार घट रही है, तो उस केस में वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा, चार्ज जो है वो अपनी एनर्जी लूज करना शुरू करेगा। और वो एनर्जी किस फॉर्म में लूज करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लूज करेगा। अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी कहानी क्या है, तो जब सिलेबस डिस्कस किए होंगे तो उसमें अलग से ही एक चैप्टर बना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहीं हम लोग पूरी बात करेंगे। अभी प्रॉपर्टीज में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो अपनी एनर्जी लूज करता है, और किस फॉर्म में लूज करेगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लूज करेगा। यहां तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथी प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, चौथी तो हो गई ना, फोर्थ, पांचवें प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, ये जो है आपको डायरेक्ट कई बार पूछा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, दूसरा इसको डायरेक्ट भी पूछ देता है। डायरेक्ट करने का मतलब कि सीधे बोल देगा कि जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताइए, या व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो वहां अपने को सिर्फ और सिर्फ इसी का आंसर देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो,
द चार्ज ऑलवेज रिमेन्स, द चार्ज always remains in the form of integral multiple of a fixed amount of charge, fixed amount of charge, fixed amount of charge. This fixed amount of charge, this fixed amount of charge is 1.6 into may 10 to the power minus 19. 1.6 into may 10 to the power minus 19 coulomb. It is denoted by E. इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? E से. This phenomenon is called quantization of charge. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है. ठीक है, डायरेक्ट बता चुके कि देखो डायरेक्ट भी पूछा गया है और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा गया है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा गया और बढ़िया न्यूमेरिकल रहता है और ये आगे भी यूज होने वाला है. यानी कि एक तो यहाँ है ही, आगे जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आएगा. तो इसको हम लोग समझते हैं. बोला है कि जो चार्ज है बढ़िया से जो है एकदम अच्छे से ध्यान दे करके इसको समझो, इसलिए कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा. इसमें देखो क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि जो चार्ज है वो ऑलवेज जो होता है, यानी कि जो चार्ज है वो हमेशा किसी एक फॉर्म में पाया जाता है. किस फॉर्म में मिलेगा? तो बोला कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ. अब इंटीग्रल मल्टीपल का क्या मतलब? तो इंटीग्रल मल्टीपल हम लोग जब भी हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल की बात करेंगे तो उसमें जो नंबर लेंगे तो वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 1/2 या 3/5, 5/2, इस तरीके का फ्रैक्शन वाला नंबर अपने को नहीं चाहिए. एक फिक्स नंबर चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके का नंबर चाहिए. अब ऐसे भी थोड़ा सा सोच करके देखोगे ना कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि हम बोल रहे हैं कि 3.5 इलेक्ट्रॉन निकल के गया है. या मान के चलो कि ऑफलाइन में हम क्लास ले रहे हैं और हम बोले कि देखो आज जो है 12.5 स्टूडेंट आया हुआ है. ऐसा तो होगा नहीं. या हम लोग जो है बोले कि 40.5 जो है यानी 40.5 स्टूडेंट जो है क्लास में आया हुआ है. ऐसा तो होगा नहीं. यानी कि अपने को फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेना है. इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है यहाँ कि अपने को जो वैल्यू लेना है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू लेनी है वो हमेशा 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलेगा. मैक्सिमम कितना भी हो सकता है बट फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो बोला है कि जो चार्ज है वो एक फॉर्म में पाया जाता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में रहता है. और किसका इंटीग्रल मल्टीपल? तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज. एक चार्ज जो है, एक चार्ज का अमाउंट है जो कि फिक्स है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होनी चाहिए. यानी कि उसके साथ 1 गुना करेंगे या 2 मल्टीप्लाई करेंगे या 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से चलेगा. और वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? तो आगे लिख दिया है कि दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज. जो यहाँ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज की बात की है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कितना के बराबर है? 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 के बराबर है. यानी कि जब भी हम लोग किसी बॉडी पर चार्ज की बात करेंगे या जब भी हम लोग चार्ज की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि चार्ज जो है वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा. यानी कि
या तो 1 इंटू में 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 होगा, या 2 इंटू में 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 होगा, या 3 इंटू में 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 होगा। इस तरीके से चलेगा और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब? तो बोला है कि जो चार्ज है ऑलवेज रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। जो दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कितना है 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब है, जिसको हम लोग ये जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। और ये जो पूरी की पूरी जो घटना है, ये जो पूरा का पूरा जो घटना हो रहा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसलिए लास्ट में लिखे कि दिस फिनोमेनन, फिनोमेनन का मतलब घटना, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उम्मीद है कि किसी लैंग्वेज को इतना बढ़िया से समझाने के बाद एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, या एक एक बात आप समझ गए होंगे। इसका अगर बढ़िया से आप रिवीजन कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। रिवीजन नहीं करने का क्या मतलब है कि तुम सीखना नहीं चाह रहे, और सीखना अगर नहीं चाह रहे हो तो ये ऐसा तो है नहीं कि अपने आप जो है आ जाएगा। ठीक है, पहले जो है तुमको ये देखना पड़ेगा कि भाई हम सीखना चाह रहे नहीं सीखना चाह रहे। अगर सीखना चाहोगे, इतना बढ़िया से समझा रहे हैं ना, एक एक बात आपको जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुत बच्चे का जो है बहुत रोना धोना रहता है कि भाई इंग्लिश में है, बहुत दिक्कत होती है। कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप डेली कम से कम 1 आवर टाइम अगर देते हो फिजिक्स पर, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ जो पढ़े इसको छोड़ करके अगर आप 1 घंटा टाइम दे रहे हो, बढ़िया से अगर रिवीजन कर रहे हो, एकदम बढ़िया से फिजिक्स जो है सीख जाओगे। अरे इतना बेसिक से चल रहा है ना, लगेगा कि जो है फिजिक्स इतना स्ट्रांग हो गया है, लेकिन लगातार जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? रोना धोना करने से जो है नहीं होने वाला है ना, रोना धोना बहानेबाजी सबसे नहीं चलेगा। अगर सीखने की चाहत होगी, अगर चाहोगे कि जो है हम सीख ले, तो जितना बढ़िया से बता रहे हैं आराम से अगर 5 से 7 क्लास 8 क्लास अगर करोगे तो उसके बाद लगेगा कि भाई फिजिक्स में जो है एक बढ़िया कॉन्सेप्ट अपना बनता चला जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें क्या करता है कि कुछ न्यूमेरिकल डालेगा। अब न्यूमेरिकल भाई किस पर आएगा तो उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसी के आगे हम लोग लिखेंगे एरो दे करके कि इफ ए न्यूट्रल बॉडी, एरो दे करके लिखना है, इफ ए न्यूट्रल बॉडी loses n electrons, then charge on the body, ठीक है। अगर कोई बॉडी है और वो n इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अब n कोई भी नंबर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। यहाँ जनरल टर्म में हम लोग मान लिए कि वो n इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो बोल रहा है कि अगर n इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दिया तो बताइए उस बॉडी पर चार्ज कितना होगा। तो पिछला कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा ध्यान करते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी से बाहर निकलेगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू प्लस एन ई। एक इलेक्ट्रॉन निकलता तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता 2 से मल्टीप्लाई, 3 इलेक्ट्रॉन निकलता 3 से मल्टीप्लाई। चूंकि n इलेक्ट्रॉन निकला है इसलिए हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किए, n से मल्टीप्लाई किए। बाकी Q की जगह पर आप कैपिटल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर हम ये बोले कि इफ ए न्यूट्रल बॉडी गेन्स, if a neutral body gains n electrons, then
चार्ज ऑन द बॉडी देन चार्ज ऑन द बॉडी। अब देखो पिछला लूज करने वाला था, इसमें बोला कि गेन करना। गेन करने का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले रहे हैं। तो अगर अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो बताओ नेगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ जो Q बराबर होगा वो माइनस, चूंकि N इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये बन जाएगा Ne। अब अगर इसको हम बोले कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों इक्वेशन से हम लोग बात करें तो Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस में Ne। ठीक है, और इसी पर आपसे जो है न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अभी एक दो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछेगा, तो देखो तीन ही टर्म है, एक तो Q है, एक N है और एक E है, जिसमें एक हमको पहले से पता होता है। E का वैल्यू तो मालूम ही होता है कि 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। अब बताओ कभी भी जीवन में क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि E का मान बताइए? पूछ ही नहीं सकता, इसलिए कि E का मान हमको पहले से पता होता है कि 1.6 इंटू में 10 टू द पावर कितना होता है? -19 होता है। तो वो क्या चीज का वैल्यू पूछेगा? तो दो वैल्यू पूछ सकता है, या तो Q पूछेगा या N पूछेगा। ठीक है, अगर वो Q पूछेगा तो N का मान देगा, अगर वो Q पूछ रहा है तो मान किसका देगा? N का मान देगा। और अगर मान के चलो N पूछ रहा है तो Q का मान देगा, यही दो चलेगा। अगर N पूछ रहा है तो Q का मान देगा, अगर Q पूछ रहा है तो जो है N का मान दे देगा। तो एक क्वेश्चन इस पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है सो देखो, बोला है कि इफ 10 to the power 19 electrons removed from a body then find charge on the body, then find charge on the body। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछने का ज्यादा चांस रहता है, बट कभी कभी जो इस टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई बॉडी है उससे अगर हम लोग 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, तब बोल रहा है कि बताइए उस बॉडी पर चार्ज कितना होगा। कैसे निकालेंगे इसको? तो जो पिछला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं उसका यूज कर लेते हैं। इसमें पहले हम लोग को ये देखना है कि किस चीज का मान दिया हुआ है। तो गिवन दैट क्या दिया है भाई, तो अपने को जो दिया हुआ है, देखो बोल रहा है क्या कि 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन रिमूव। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर रहे हैं भाई? तो 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसका मतलब ये n का मान है। तो n का मान अगर हम लोग बात करें तो n का मान कितना दे दिया? 10 टू द पावर 19 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि उस बॉडी पर चार्ज बताइए, यानी कि Q का मान निकालना है, और E का मान हम लोग जानते ही 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19 कूलम। माइनस प्लस का ध्यान रखना है। माइनस प्लस का क्या ध्यान रखना है कि आपको पहले ही से ये देखना पड़ेगा कि भाई चार्ज जो है रिमूव कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, या चार्ज जो हम लोग क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। अगर रिमूव कर रहे हैं, रिमूव का मतलब होता है हम लोग निकाल रहे हैं बाहर, तो अगर चार्ज निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो इसका मतलब वो बॉडी कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर्मूला पॉजिटिव वाला लगा देना है। और अगर ये क्वेश्चन में लिखा रहे कि चार्ज हम लोग गेन कर रहे हैं, या गिवन टू द बॉडी लिखा रहा है कि बॉडी पर हम लोग चार्ज दे रहे हैं, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव साइन ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे कि चूंकि Q बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? Ne। चूंकि हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो प्लस Ne, प्लस वाला फॉर्मूला आएगा।
तो चार्ज ही हम लोग को निकालना है, तो Q इक्वल टू इसी का मान निकालना है। तो N का मान जो है कितना दिया हुआ है, अगर N हम लोग देखें तो N दिया हुआ है 10 टू द पावर 19 इंटू, और E जो है कितना है, तो 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। जितना प्लस में उतना ही माइनस में ये कटेगा, तो चार्ज कितना आ जाएगा, तो प्लस में आएगा 1.6। अब कितना बच्चा जो है ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो पूछते रहता है कि सर जी अगर मान के चलिए हमको लिखा गया -1.6, यानी कि न्यूमेरिकली वाइज सेम है, 1.6 है दोनों में, बट अगर हमको माइनस में लिखा गया तब तो गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर 2 मार्क्स में पूछा तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी तो मान के चलो ऑप्शन दोनों दिया रहेगा तो उसको टिक करोगे वैसे भी गलत हो जाएगा। ध्यान रखना है प्लस में है तो आंसर भी आपका प्लस में ही आनी चाहिए। माइनस अगर लिखोगे तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि वो चार्ज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना कूलम लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स present in 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज बोल रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब बताओ कि इस बार चार्ज पूछ रहा है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, सीधी बात है, बोल रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन, बोला कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज दिया हुआ है और कह रहा है कि बताइए उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। निकालते इसको हम लोग, तो क्या दिया हुआ है भाई, तो चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है अपने को कितना है भाई, तो 1 कूलम्ब है, एन का मान हमसे पूछ रहा है और ई हम लोग जानते ही 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस में 19। तो अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं Q इक्वल टू एन ई, अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लोगे इसलिए कि एन का मान निकालना है। ठीक है, तो एन जो है वो कितना आ जाएगा, एन इक्वल टू बनेगा क्यू और बट्टा में, क्यू का मान कितना है भाई 1 कूलम, ई का मान 1.6 इंटू में 10 टू द पावर माइनस में 19। अगर हम इसको ऊपर लेकर के जाए, अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 इंटू में 10 टू द पावर 19 और बट्टे में इसका पॉइंट हट चुका है तो कितना बचेगा 16। एक तो डायरेक्ट ऐसे भी जो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर डिवाइड कर दे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये जो 10 का पावर 19 अपने को दिख रहा है, तो 10 के पावर 19 में से हम लोग क्या करेंगे, एक 10 जो है बाहर निकाल लेंगे, तो एक 10 बाहर निकालोगे तो एक 10 पहले से है, तो बताओ कितना हो जाएगा 100 इंटू में 10 टू द पावर, अब एक 10 निकल चुका तो 18 बचेगा और बट्टा में 16। अगर इससे इसको कट करोगे तो n इक्वल टू बन जाएगा 96, यानी कि 16 छक्के 96 होता है ना, 6 मरतबा लगेगा, उसके बाद तो भाग नहीं लग पाएगा, तो पॉइंट बचेगा कितना 4, तो जीरो रखोगे तो 40, 16 दूना 32 और फिर 16 पंचे 80 हो जाएगा, इंटू में 10 टू द पावर 18। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, अब मजा आ रहा होगा एकदम, देखो शुरू से क्लास अगर करोगे ना एकदम मजा आने वाला है। अगर पिछला क्लास भी किया होगा और इसको अगर जो है शुरू से एकदम देख रहे हो तो एकदम मजा आएगा इसमें, इसलिए कि देखो एक एक कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से लेकर के चल रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन बता दिए हैं और उसके बाद देखो हम लोग करेंगे क्या कि जब जो भी न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन सब है, यानी कि जो भी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप है उसको हम लोग एक ही क्लास में रखेंगे। जो अभी मान के चलो एक चार्ट पे यहाँ बन रहा है क्वेश्चन, फिर आगे कूलम सुलभ पढ़ेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन बनेगा, उस सब को एक जगह कलेक्ट करके और एक क्लास ही रख देंगे जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग देखते हैं कि अगली प्रॉपर्टी क्या है, तो हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, प्रॉपर्टी 5 तक हो गया था शायद। छठी प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, छठी प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो छठी प्रॉपर्टी है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। छठी प्रॉपर्टी क्या है आपका, यानी कि जो प्रॉपर्टी जो 6 है आपका वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी जो है डायरेक्ट पूछ चुका है,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसका डिफिनीशन लिखो, एक मिनट। इसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। बोल रहा है कि द चार्ज इज neither created, the charge is neither created nor destroyed, the charge is neither created nor destroyed, it can only be transfer from one body to another body, यानी कि नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज कंजर्व बोल सकते हैं या जीरो बोल सकते हैं, कंजर्व। ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि जो चार्ज है, इस चार्ज को ना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ना तो चार्ज को जो हम लोग बना सकते हैं, ना तो चार्ज क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। चार्ज का होता है क्या है भाई, तो बोला है कि चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होता है एक बॉडी से अनदर बॉडी पर। अब ये सब जो है तुम लोग पिछले जो 10th वगैरह में पढ़ोगे तो वहां भी आया होगा कि जो चार्ज है उसको ना तो हम लोग बना सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ चार्ज का क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर उसका ट्रांसफर होता है। इसलिए हम लोग लिखे हैं कि अगर नेट चार्ज हम लोग निकालेंगे तो वो हमेशा कंजर्व रहेगा, यानी कि जितना जो है पहले रहेगा उतना ही बाद में रहने वाला है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि एक बॉडी है, सही, एक सिस्टम है, इसके अंदर दो बॉडी हम लोग ले लेते हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ए से निकला और पहुंच गया कहां, बी पर। एक इलेक्ट्रॉन जो है ए से निकल के कहां पहुंचा, बी पे पहुंचा। कितना इलेक्ट्रॉन निकला भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन ए से निकला तो ए से एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ए पर जो है एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक जो है कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और बी पर इलेक्ट्रॉन आया है तो बी जो है कैसा चार्ज हो गया, तो एक चार्ज जो है इस पर कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। ये सिस्टम के अंदर की कहानी बता रहे हैं कि एक सिस्टम जो है वो कई चार्ज से मिल करके वो सिस्टम बनेगा। तो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गया तो जिससे निकला वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिस पर गया वो निगेटिव चार्ज हो गया। अब अगर इसमें हम लोग नेट चार्ज अगर इसका निकालें, अगर इसमें हम लोग क्यू नेट निकाले कि नेट चार्ज इसका कितना होगा, तो नेट चार्ज निकाल करके देख लो। देखो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ था तो ये भी बॉडी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब यहाँ पर नेट चार्ज कितना है भाई, तो यहाँ भी नेट चार्ज कितना था, 0 था। और यहाँ अगर निकाल करके देखोगे तो एक प्लस में है और दूसरा जो है माइनस में है, तो यहाँ भी कट करके नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चार्ज का ट्रांसफर तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हुआ, लेकिन अगर पूरे सिस्टम का चार्ज अगर देखोगे तो अभी भी कंजर्व है। कैसे पता चला भाई कि कंजर्व है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होने से पहले भी नेट चार्ज निकाले तो 0 आया है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद भी नेट चार्ज निकाले हैं तो कितना के बराबर आया है, 0 के बराबर आया। इसका मतलब है कि चार्ज क्या है, कंजर्व है, जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में चार्ज। एकदम क्लियर है।
अब देखो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछता है, तो 2 मार्क्स में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो डिफिनीशन लिखेंगे और साथ साथ आप ये फिगर बना करके दिखा दोगे। दोनों काम करना पड़ेगा, एक तो डिफिनीशन भी लिखना पड़ेगा और साथ साथ जो है आपको ये यहाँ जो एग्जाम्पल दिए इसको आपको वहां चिपका देना है, ताकि बढ़िया से मार्क्स मिल जाएगा। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछ लिया तो एक तो डिफिनीशन और उसके साथ साथ जो नीचे लिखे ना कि न्यूट्रल बॉडी के लिए, न्यूट्रल बॉडी से अगर n इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तब क्या फॉर्मूला होगा, और अगर गेन करते हैं तब क्या फॉर्मूला होगा, और दोनों को मर्ज करके जो फॉर्मूला आया है वहां तक लिखोगे तब जाकर के आपको जो है पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। अब ये देखो कई बार क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से वो मार्क्स दे रहा है। ठीक है, कभी कभी होता है कि सिर्फ डिफिनेशन लिख करके आगे उससे भी मार्क्स मिल जाता है। अगली प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे जो कि लास्ट है आपका, प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट प्रॉपर्टी है, ये है आपका एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द total amount of charge is equal to the sum of all charges एक मिनट, सम अलजेब्रिक सम लिखोगे, एक बार रिपीट कर रहे हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेज प्रेजेंट, sum of all charges present on the body। ये आपका डेफिनेशन। बोला है कि जो एडिटिविटी ऑफ चार्ज है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज को कैसे डिफाइन किया, तो बोला जो टोटल अमाउंट ऑफ जो चार्ज होता है, अगर हम लोग टोटल चार्ज अगर निकालना चाहते हैं किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर, तो वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि वही जनरल जोड़ घटाव, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि 2 + 2 4 होता है, 2 + 3 5 होता है, ये सब जो पढ़ते आए उसी को हम लोग बोल देते हैं कि यह अलजेब्रिक सम होता है, और साइन के साथ हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि प्लस माइनस के साथ हम लोग को उसको जोड़ना पड़ेगा। ऑल चार्जेज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, की उस बॉडी पर हमको देखना पड़ेगा कि टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, उसका जब हम लोग सम करेंगे, सम करने के बाद जो आएगा उसी को हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, एडिटिव, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। और जितना चार्ज आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि उस बॉडी का नेट चार्ज। जैसे पैसे के मामले में होता है कि भाई मेरे पास जो है मान के चलो 5,000 रुपया है, और मेरे पास कर्ज भी जो है 3,000 रुपया है, तो हम बोले कि भाई मेरे पास नेट जो है अमाउंट कितना है। नेट अगर हम जो है पैसे की बात करें तो मेरे पास नेट जो है कितना अमाउंट है, तो हम जो है कभी भी 5,000 नहीं बोल सकते। हम जब नेट अमाउंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि देखो मेरे पास तो 5 है, बट हमको 3,000 जो है किसी को देना भी है, यानी कि नेट अमाउंट मेरे पास मात्र 2,000 रुपया है। ठीक इसी तरीके से चार्ज में भी चलेगा कि अगर एक चार्ज प्लस में है, दूसरा चार्ज माइनस में है, तो जब हम लोग नेट निकालेंगे तो प्लस वाले में से माइनस वाले को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम में यही एग्जांपल चिपका दोगे, मतलब ये डेफिनेशन लिखे, नीचे ये एग्जांपल लिख दिया। लिखो लिखो देयर बी 3 charges, there be 3 charges, there be 3 charges plus 5 coulomb
-6 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम -6 कूलम और प्लस में 3 कूलम। देयर बी 3 चार्जेज प्लस 5 कूलम -6 कूलम प्लस में 3 कूलम ऑन ए सिस्टम या इन ए सिस्टम, ऑन ए सिस्टम, इन ए सिस्टम, कि कोई एक सिस्टम है उसके अंदर जो है टोटल चार्ज जो है 3 चार्ज है, एक है +5 माइक्रोकूलम, एक है 5 प्लस में 5 कूलम, दूसरा -6 कूलम और तीसरा है प्लस में 3 कूलम। और ये किसी सिस्टम के अंदर, जैसे पिछला एग्जांपल ए बी का लिए। तो अगर हमसे बोला जाए कि बताइए नेट चार्ज जो है सिस्टम का क्या होगा, तो लिखेंगे देन नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, कि अगर उस सिस्टम के हम लोग नेट चार्ज की बात करेंगे, यानी कि इसको हम लोग क्यू नेट लिख देंगे, तो ये कितना के बराबर होगा, तो जो चार्ज दिया है इसका हमको अलजेब्रिक सम लेना पड़ेगा, यानी कि प्लस में 5 कूलम प्लस माइनस में 6 कूलम प्लस यहाँ पर प्लस 3 कूलम, सबको अलजेब्रिक सम कर दिए, जैसे जोड़ घटाव करते हैं। अब प्लस वाला एक साथ जुड़ जाएगा तो 5 3 8, उसमें से 6 जो है माइनस कर दोगे, यानी कि ये 2 कूलम आएगा। तो नेट चार्ज की अगर हमसे बात करेगा कि उस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 कूलम है, प्लस में 2 कूलम है। ये एग्जांपल जो है पैसे वाला दिया कि देखो जब भी हम लोग को नेट चार्ज निकालना रहेगा किसी बॉडी पर या किसी सिस्टम पर, बॉडी ले सकते हैं, बॉडी के अंदर जो है हम लोग बोल देंगे कि 2-3 पार्टिकल्स है, जिस पार्टिकल के लिए जो है चार्ज इतना है, तो अगर हम उस बॉडी पर नेट चार्ज निकालते हैं तो कितना आएगा, तो नेट चार्ज इस तरीके से, इसी को लिखा जा सकता था कि कोई बॉडी है जिसके अंदर 3 पार्टिकल्स है और तीनों पार्टिकल पर चार्ज जो है इतना है, तो बताना है कि उस बॉडी पर नेट चार्ज कितना होगा। तो हम लोग अलजेब्रिक सम करते हैं और नेट चार्ज कितना आ जाता, प्लस में 2 कूलम आ जाता। अब ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है आपको 2 मार्क्स में, तो डेफिनेशन और इसके साथ साथ ये एग्जांपल यहाँ चिपका देना है। इतनी बात समझ पा रहे? तो आज जो है हम लोग एकदम बढ़िया से डिस्कस किए हैं क्या क्या चीज भाई, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस सब पे मास, इसका मास क्या होता है, चार्ज कितना होता है, उसके बाद स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, और स्पेशली बोले कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है उसको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात किए कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, और 7 प्रॉपर्टी पढ़े और एकदम बढ़िया से पढ़े, सातों की सातों प्रॉपर्टी जो है एकदम बढ़िया से पढ़े। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि चार्ज की 2 प्रॉपर्टी बताइए, 3 प्रॉपर्टी बताइए, 4 प्रॉपर्टी बताइए, आप आसानी से बता सकते हो। लेकिन यहां पर मेरी एक सलाह रहेगी। क्या सलाह है भाई? तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि चार्ज की 2 प्रॉपर्टी बताइए, तो आप ज्यादा अच्छा रहेगा कि चार्ज की 2 प्रॉपर्टी आप जो है, एक बताओ कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरा बताना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर 3 पूछ दे तो उसमें हम लोग बोल देंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब ये नहीं समझोगे कि अगर हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताना है तो क्वांटाइजेशन का पूरा डिफिनीशन लिखना पड़ेगा, नहीं। अगर तुमसे अलग से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछता है तब हम लोग जाकर के पूरा डिफिनीशन लिखेंगे और जो बताए हैं उसके नीचे वो भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पूछता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताइए और उसमें अगर तुम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखते हो तो तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, और दूसरा लिख दोगे चार्ज इज कंजर्व्ड। बस हो गया, इतना ही फाइनल आंसर। तो नहीं होगा तो ये क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे। तो आज जो हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि जितनी बात बताए हैं वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़िया से जो है रिवीजन कर लोगे। आगे हम लोग को पढ़ना है कि किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिसको हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग बोलते हैं। और चार्जिंग का जो है 3 मेथड पढ़ना है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके बाद हम लोग जो है एकदम बढ़िया पोर्शन है वो क्या है भाई, तो कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद लगने लगेगा कि एकदम फिजिक्स का जो है अलग ही पढ़ने का मजा है। तो उम्मीद है सारी बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। बढ़िया से इसको रिवीजन कर लोगे, नोट्स बना लोगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।